ईडी ने संजय राउत की पत्नी के नाम सम्मन भेजा क्योंकि उनके खाते में प्रवीण राउत की पत्नी की तरफ से लगभग 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और उस पूछताछ के लिए जब ईडी ने सम्मन भेजा तो संजय राउत बौखला गए, और इतना बौखला गए कि संजय राउत कह रहे हैं कि मैं बहुत नंगा आदमी हूँ। भाई संजय राउत जी, हम तो सोचते थे आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आप एक सांसद हैं, और आप खुद को कह रहे हो मैं नंगा आदमी हूँ। तो भाई आप अपनी पोल खुद खोल रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। जो डेवलपर कंपनी है उसने बैंक से पैसा लिया, 6500 करोड़ रुपया लिया, छोटी मोटी राशि नहीं है। और वो लेकर के उसने लाभ किसको दिया? प्रवीण राउत को। प्रवीण राउत ने किसको दिया? अपनी पत्नी को। और उसकी पत्नी ने किसको दिया? आपकी पत्नी को, वर्षा राउत को। आपकी पत्नी के खाते में पैसे आए तो आपने कहा वो उधार लिए थे। ठीक है, अगर उधार लिए थे, उधार चुकता हुआ है, तो इसमें इतनी बौखलाने की कौन सी बात है? ये नंगपने पे आने की क्या बात है? नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी एक खबर आई है और वो है बैंक घोटाला, पीएमसी घोटाले से जुड़ी हुई, जिसमें 6500 करोड़ रुपए लगभग घोटाला कर दिया गया। और उस बारे में जब ईडी ने संजय राउत की पत्नी के नाम सम्मन भेजा क्योंकि उनके खाते में प्रवीण राउत की पत्नी की तरफ से लगभग 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। और उस पूछताछ के लिए जब ईडी ने सम्मन भेजा तो संजय राउत बौखला गए, और इतना बौखला गए कि संजय राउत कह रहे हैं कि मैं बहुत नंगा आदमी हूँ। भाई संजय राउत जी, हम तो सोचते थे आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, आप एक सांसद हैं, और आप खुद को कह रहे हो मैं नंगा आदमी हूँ। तो भाई आप अपनी पोल खुद खोल रहे हो, हम तो नहीं कह रहे। लेकिन अगर आप नंगे आदमी हो तो नंगपने में क्या करने वाले हो? आपने जो किया, शिवसेना वालों ने ईडी के ऑफिस में बैनर लगा दिया कि ये तो भाजपा का कार्यालय है। मुझे ये बताओ, अगर ईडी, आपका कोई गलती नहीं है, पत्नी की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती, कोई आपकी निकटता उस प्रवीण राउत से नहीं होती, फिर अगर ईडी कुछ पूछताछ कर रही होती तब तो बात बनती है कि आपको गलत पूछताछ करी जा रही है। अरे भाई, सीधा सीधा ये हुआ है कि जो डेवलपर कंपनी है उसने बैंक से पैसा लिया, 6500 करोड़ रुपया लिया, छोटी मोटी राशि नहीं है। और वो लेकर के उसने लाभ किसको दिया? प्रवीण राउत को। प्रवीण राउत ने किसको दिया? अपनी पत्नी को। और उसकी पत्नी ने किसको दिया? आपकी पत्नी को, वर्षा राउत को। आपकी पत्नी के खाते में पैसे आए तो आपने कहा वो उधार लिए थे। ठीक है, अगर उधार लिए थे, उधार चुकता हुआ है, तो इसमें इतनी बौखलाने की कौन सी बात है? ये नंगपने पे आने की क्या बात है? अरे भैया, आप जवाब दे दो ना। यही बात आप ईडी के ऑफिस में जाके आपकी पत्नी लिख के दे देगी कि मैंने तो अपनी मित्र है वो मेरी, और जो है उससे मैंने उधार लिया था, उसका उधार उसने चुकता किया था मेरे बैंक खाते में जो आप देख रहे हो। तो भाई जब उधार दिया होगा तब के भी बैंक खाते का विवरण होगा, बता दो आप। तो पत्नी जब बता ही देगी तो इसमें बौखलाहट क्यों है? असल में किरीट सोमैया जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने इसका खुलासा किया और उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि देखो भाई, जब ये पैसा डेवलपर कंपनी से प्रवीण राउत पे गया और प्रवीण राउत से उसकी बीवी पर गया, उसकी बीवी से आपकी पत्नी पर गया, तो फिर जवाब तो देना बनता है। इस जवाब देने के बजाय आप कहीं केंद्र को कोस रहे हो, कहीं आप धमका रहे हो। कभी आप कह रहे हो आ देखें किसमें कितना है दम है, तो भाई दम देखने की बात कर रहे हो तो न्यायालय से दम दिखाएगा कोई? ये भाषा कैसी है? अगर आप न्यायालय से बोल रहे हो, क्योंकि इसका जो भी ईडी काम करेगी, वो ईडी जो है, वो ईडी तो इसको जो भी कुछ जांच करेगी उसके बाद तथ्य पेश करेगी कोर्ट में, तो फैसला तो कोर्ट करेगी। तो आप कोर्ट को धमका रहे हो किसमें कितना है दम? तो भाई कोर्ट में तो बहुत दम है। अगर आप दम की बात कर रहे हो संजय राउत जी, तो देश के न्याय प्रक्रिया में, देश के संविधान में इतना दम है कि आज लालू प्रसाद जेल में पड़े हैं। लालू जी कभी सोच सकते थे? जो ये रहा है, लालू प्रसाद हमेशा बोलते थे मैं हूं किंग मेकर। तो भैया वो किंग मेकर जिसकी कांग्रेस से तालमेल चलती थी, चारा घोटाला करोड़ों रुपए अरबों रुपए का कर गए, वो कभी सोचते नहीं थे कि उन्हें किसी दिन जेल भी हो सकती है। लेकिन वो जेल में हैं, और बड़े बड़े अपराधी वो जेल में हैं जो कभी सोचते ही नहीं थे। तो वो आज जेल में हैं, और आपकी जो सहयोगी पार्टी है, सोनिया मैडम, राहुल गांधी, ये सब भी तो जमानत पे हैं। तो देखो केस चला, और देखो पी चिदम्बरम, आपकी सहयोगी पार्टी है, कांग्रेस है, तो वो तो गृह मंत्री रहे, वो भी जेल से जमानत पे हैं। तो दम की बात मत करो संजय राउत जी,
ये सुप्रीम कोर्ट के न्याय प्रक्रिया में, हमारे देश के संविधान में, हमारे देश की कानून व्यवस्था में बहुत दम है। अच्छों को चाहे दिखा दिया है। तो अगर आप दम की बात कर रहे हो तो अब तीसरी बार आपको सम्मन जो मिला है 29 तारीख को आपकी पत्नी को पेश होने के लिए, इसको मिस कर दो और दम पे आ जाओ, तो देखो फिर गिरफ्तारी होती है कि नहीं। कोर्ट आपकी पत्नी की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर देगा, क्योंकि ये रूल है कि 3 बार यदि कोई सम्मन को मिस करता है, उस पर डिसओबे करता है, जांच में सहयोग नहीं करता, तब उसकी न्याय प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है। तो धमकाओ मत और न्याय प्रक्रिया को धमकाओ मत। आप सरकार को धमका रहे हो, आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आप कह रहे हो मेरे पास 121 नेताओं की, बीजेपी वालों की लिस्ट है, मैंने अगर खोल दी तो विदेश भागना पड़ जाएगा इन बीजेपी वालों को। अरे भाई, अगर आपके पास ये लिस्ट है कि बीजेपी के लीडरों ने कुछ घोटाले किए हैं और वो 121 हैं, जल्दी से दो ना। आप कह रहे हो ईडी को दे दूंगा तो 5 साल काम करेगी, हम कह रहे हैं जल्दी दो, पूरे देश को भी पता लग जाए, पूरे देश के विपक्ष। अरे राहुल गांधी तो रोज ढूंढता रहता है, वो फर्जी 2 करोड़ साइन करने की उसे क्या जरूरत थी? किसान आंदोलन के नाम पे किसानों को भटकाने की राहुल गांधी को क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। ये 121 लोगों की जो बीजेपी वाली लिस्ट है, ये दे दो राहुल गांधी को। और आप अभी ईडी को मत दो, पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को दे दो, जरा व्हाट्सएप कर देना कि ये देखो लिस्ट आ गई मेरे हाथ में। बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा ये तो, हैं? वास्तव में बीजेपी वालों को विदेश भागना पड़ जाएगा। लेकिन संजय राउत जी, ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के साथ आने के बाद आपने भी झूठ, फरेब और ये सब चीज सीख ली है। पहले तो ऐसे नहीं थे। आप कह रहे हो मेरे पीछे जो बाला साहब की फोटो लगी है, बाला साहब ने ऐसा नहीं कहा कि व्यक्तिगत। भैया सुन लो, राजनीति में कोई किसी का नहीं है। बाला साहब ठाकरे ने तो यह भी नहीं कहा था कि जब महाराष्ट्र में साधुओं की हत्या हो तो तुम उसकी जांच मत कराना, उसके साधुओं के हत्यारों को बचाने की कोशिश करना, पुलिस आपकी कार्रवाई नहीं करेगी। ये तो बाला साहब ने नहीं कहा था। बाला साहब ठाकरे ने तो यह भी नहीं कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर यदि कोई अबला नारी, कोई महिला, कोई स्त्री अगर सुरक्षा के लिए शिवसेना से गुहार करे तो उसका अपमान मत करना, उसकी मदद करना। लेकिन आपने तो कंगना रनौत को गाली तक दे दी हैं, उसको कितनी भद्दी गाली दी। ये तो बाला साहब ठाकरे ने कहा था क्या कि महिलाओं को गाली देना? नहीं कहा था। तो बाला साहब ठाकरे ने तो न्याय के लिए कहा था। बाला साहब ठाकरे ने राम मंदिर के विरोध में बोलने को नहीं कहा था। बाला साहब ठाकरे ने कभी भी इस देश के हिंदुत्व के लिए कुछ नहीं कहा था। और बाला साहब ठाकरे वो व्यक्ति थे जो कांग्रेस को कहते थे कि मैं कभी भी इस शिवसेना का कांग्रेसीकरण नहीं होने दूंगा, वरना मैं इसको भंग कर दूंगा। तो बाला साहब ठाकरे के विचारधारा और उनकी बातचीत को तो छोड़ दो तुमने तो वो कब के छोड़ दिए। जिस दिन तुमने ये उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाना तय किया, ये तुम्हारे ही कारण हुआ है साहब। संजय राउत जी, आप ही के सारे किए धरे थे ये, नहीं तो ये तो तालमेल चल रही थी। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री या किसी पे समझौता हो जाता, बीजेपी से दोस्ताना टूटता नहीं। ये तो आपका बड़बोलापन था जिसके कारण आपने 15 साल पुरानी बीजेपी की दोस्ती और उद्धव ठाकरे जी के बीच में टकरार पैदा करा दी। आपके अंदर पता नहीं क्या था, आज पता लगा है, और वो भी आपने बताया है कि मैं तो नंगा आदमी हूं। इस नंगपने के कारण शायद आपने बीजेपी और शिवसेना में झगड़ा करा दिया। नंगा आदमी यही तो करता है, खुद नंगा, दूसरे के कपड़े उतार लो, उसे अपनी तो इज्जत है नहीं, दूसरे की भी बेइज्जती कर दो। तो संजय राउत जी, आपने अपनी पोल क्यों खोल दी? हम तो बहुत अच्छा आदमी समझ रहे थे आपको। लेकिन आपकी राजनीति देखिए कि आपके ऊपर व्यक्तिगत यदि कोई आक्षेप आ रहा है तो अगर वो फर्जी है, भाई मान लीजिए आपकी पत्नी का कोई दोष नहीं है, हम नहीं कह रहे 50 लाख कोई बहुत बड़ी कीमत थोड़ी आपके लिए है, आप बहुत पैसे वाले हो। तो आपकी पत्नी अगर रिश्वत लेती किसी से तो वो 50 ही लाख, मुझे भी नहीं लग रहा, सच्ची बात है। तो लेकिन आप उसके दस्तावेज पेश कर दो, और दस्तावेज जब पेश कर दोगे तो बिल्कुल बरी हो जाओगे। तो इसमें केंद्र कहां से आ गया? इसमें आप मोदी जी को क्यों कह रहे हो? उसमें आप गृह मंत्री को क्यों धमका रहे हो कि साहब ये केंद्र में बैठे हैं, ये ऐसा खेल कर रहे हैं, इनके पास बहुमत है और ये बहुमत के रखवाले ये ईडी और सीबीआई और एनसीबी हैं। साहब, मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और एनसीबी के भरोसे नहीं सरकार चला रही। उनको जो देश की जनता ने चाहा है, उसके कारण जो बहुमत मिला है, उसके कारण वो सत्ता में हैं। और यदि आपको ये लग रहा है कि मोदी जी सीबीआई, ईडी और एनसीबी का यूज करके सरकार में बचे हुए हैं, तब आप चुनाव में आ ही रहे हो। थोड़े दिन बाद आपको देखो पता लगेगा, मुंबई के अंदर
और मुंबई के अंदर चुनाव होने वाले हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, आपको पता लग जाएगा। चुनाव में जनता समझ लेती है। आपको अभी भी समझ लेना चाहिए कि जितनी जगह चुनाव हुए हैं, चाहे वो उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो ग्राम सभा के हुए हैं, चाहे वो जिला परिषद के हुए हैं, चाहे वो नगर निगम के हुए हैं, लिस्ट है पूरी। और सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लिस्ट है नॉर्थ ईस्ट, सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लिस्ट है जम्मू कश्मीर। आपने देखा ना संजय राउत जी, कितनी बहुमत आई, भाजपा आ गई। जहां भाजपा आज तक थी नहीं, वहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी। तो वहां सीबीआई और एनसीबी ने केस दर्ज नहीं करे थे लोगों के ऊपर कि नहीं तो वोट देना बीजेपी को, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर स्मैक का केस लगा देंगे। संजय राउत जी, आप बात वो करो जो जायज हो, जो लोगों को हजम हो। ये बिना हजम होने वाली बात मत करो कि मोदी सरकार इसलिए चल रही है कि सीबीआई और ईडी का सहारा ले रहे हैं। नहीं साहब, उनसे भय केवल उनको लगता है जो अपराधी हैं। तो जब आपकी पत्नी ने कोई अपराध किया नहीं, प्रवीण राउत आपके मित्रगण हैं, आपने कोई उनको लाभ पहुंचाया नहीं, तो भाई फिर डरना किस बात का। लेकिन आप जो ये डराने धमकाने की बात कर रहे हो और आप अपना करेक्टर लोगों को बता रहे हो कि मैं नंगा हूं, मैं नंगा आदमी हूं, भाई इसे बताने की जरूरत तो थी नहीं। क्योंकि जब आपने कंगना रनौत को गाली दी, तब कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक शरीफ आदमी का काम नहीं है कि एक महिला को इस तरह से गाली देना है। उसको क्या क्या आपने नहीं कहा, उसको आपकी पार्टी के लोगों ने मुंह तोड़ने तक को कहा। आपने तो सच में ही उसका घर तुड़वा दिया, आपने लोगों के मुंह तुड़वा दिए। एक एक्स आर्मी मैन जो नेवी में थे बेचारे अफसर, उन्होंने जरा ट्वीट क्या कर दिया, उनके घर में जाकर उनको पीट दिया। तो ये नंगपना ही है। ये शिवसेना का ये रूप, ये तो महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति ने और मुंबई करने किसी ने सोचा ही नहीं था कि शिवसेना किसी दिन ऐसी भी हो जाएगी कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। भैया, शिवसेना को लोग इसलिए पसंद करते थे क्योंकि दाऊद के गुर्गे जो मुंबई में बैठे हुए थे और वो जो गैंग चलाते थे, वो जो हफ्ता वसूली करते थे, उसके पैरेलल में उसको रोकने के लिए लोगों को लगा कि एक हिंदूवादी दल है जिसका नाम शिवसेना है। लेकिन शिवसेना ही ऐसा करने लगेगी कि वो लोगों को डराना धमकाना है, इस तरह की भाषा और पैसे कमाना, 2 नंबर की धंधे करना, तो फिर कैसे बात बनेगी। तो देखो जी, शिवसेना ने कुछ किया या नहीं किया, इसका न्याय करेगा न्यायालय, हम कोई करने वाले नहीं हैं। लेकिन आप जांच के लिए अगर सहयोग नहीं करेंगे तो ये बताओ, एक तरफ आपकी पत्नी को सम्मान मिला तो आप परेशान हो गए, दूसरी तरफ आप जब आपकी पुलिस अर्नब गोस्वामी को बुलाती है थाने में, हंसा रिसर्च वालों को बुलाती है थाने में, उनके बड़े बड़े अधिकारियों को जेल में डाल देती है, जनता सवाल पूछती है भाई उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो, आप कंगना रनौत को सम्मन पे सम्मन क्यों जारी किए जा रहे हो, क्यों बदले की कार्रवाई कर रहे हो, तब आप कहते हो नहीं ये तो न्याय के लिए जरूरी है, हमें तो पूछना जरूरी है। अर्नब गोस्वामी से जो पुलिस पूछ रही है वो पुलिस का काम है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके महाराष्ट्र के अंदर अगर फर्जी टीआरपी घोटाले में, जिसमें हंसा में नाम अर्नब गोस्वामी ना तो रिपब्लिक भारत का है, उस मुद्दे पर जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप कहते हो हमारा शिवसेना का कोई लेना देना नहीं है, वो पुलिस का काम है, पुलिस कर रही है। दूसरी तरफ अब ईडी जब काम कर रही है और ईडी आपकी पत्नी के नाम सम्मन भेज रही है, आपके मित्र को जेल में डाला हुआ है, तब आप कहते हो जी मोदी जी कर रहे हैं, ये अमित शाह कर रहे हैं। भैया ये दोगली बात क्यों कर रहे हो, ये दोगली बातें करना बंद करो संजय राउत जी। आप ये समझो कि अब जनता समझती है, सब समझते हैं, सबने देखा किस तरह से आपकी पुलिस ने लगातार एक चैनल को बंद करने की साजिश की, उसके स्टिंग हुए, खुलासा हुआ और उसके बाद भी आप बाज नहीं आ रहे। आपकी पुलिस लगातार काम कर रही है। तो देश में कोई भी ये नहीं कह रहा कि उद्धव ठाकरे काम कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं ठीक है पुलिस है, इसका काम न्यायालय में होगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अर्नब गोस्वामी को राहत मिल गई। तो आप भी न्यायालय पर भरोसा करो, देश की न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करो। मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह को गाली देकर आप अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश मत करो, तो ये काम गलत है। और अगर आप गुनाहगार नहीं हैं फिर डर कैसा। और इसलिए आप शांति प्रिय होकर एक देश के चुने हुए नुमाइंदे की तरह, सभ्य व्यक्ति की तरह आप न्याय प्रक्रिया में सहयोग करो, नंगपना मत दिखाइए, नंग मत बनिए। नंग बनना कोई अच्छी बात नहीं है और आप भी अपने को नंग ना कहें, क्योंकि आप एक सांसद हैं, सांसद को ये भाषा अच्छी शोभा नहीं देती। वंदे मातरम।